आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम ख़य्यूम अनवर के दीवान खाने में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, सुबह से हम भी बेचैन थे कि आज का जो खुसूसी प्रोग्राम है वाक़ई बड़ा खुसूसी है, क्योंकि मेहमान बहुत ही खुसूसी है। ख़ास तौर से मुंबई से हैदराबाद तक सफ़र किया है उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इंटरनेशनल फेम, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता उर्दू की मशहूर व मारूफ शायरा मोहतरमा लता साहिबा आज हमारे दीवान खाने में हाज़िर हो रही हैं। हम आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन, अभी उनका वक्त हो गया है आने का और फिर प्रोग्राम के बाद इमीडिएट वो यहाँ से ही एयरपोर्ट जाने वाली हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए फ़िलहाल आप उनकी झलकियाँ मुलाहिज़ा फरमाइए, तब तक हम उनका इस्तकबाल करते हैं। हादसों से मेरी वैसे तो है पहचान बहुत, वाह, हादसों से मेरी वैसे तो है पहचान बहुत, फिर भी बेखौफ हूँ खुशबाश मेरी जान बहुत। तख्लीक कायनात खुदा का कमाल है, कुदरत का जो निज़ाम है वो बेमिसाल है। तख्लीक कायनात खुदा का कमाल है, कुदरत का जो निज़ाम है वो बेमिसाल है। किस बात पे है हज़रत इंसान को गुरूर, किस बात पे है हजरत इंसान को गुरूर, दुनिया के हर उरूज पे एक दिन जवाल है, दुनिया के हर उरूज पे एक दिन जवाल है। बच्चों से बेवकूफ़ी में पंगा तो ले लिया, माओ को अब संभालना महंगा पड़ा उन्हें, और एक शाह को मिली है वो शहमाद देखिए, एक शाह को मिली है वो शहमाद देखिए, प्यादों को यूं दुलारना महंगा पड़ा उन्हें, प्यादों को यूं दुलारना महंगा पड़ा उन्हें। और बाजी पलट गई यहाँ पासा पलट गया, बाजी पलट गई यहाँ पासा पलट गया, इंसानियत को मारना महंगा पड़ा उन्हें। चलो तुम गुलसिता रख लो पर रेगिस्तान मेरा है, तेरा शमशान पर कब्जा तो कब्रिस्तान मेरा है। कहे तुमने कई जुमले मेरा बस एक ही जुमला, कहे तुमने कई जुमले मेरा बस एक ही जुमला, जो भारत देश है तेरा वो हिंदुस्तान मेरा है, जो भारत देश है तेरा वो हिंदुस्तान मेरा है। कमाने जब निकलती है तो बस चेहरा संवरता है, किसी औरत से पूछो दिल के अंदर क्या बिखरता है। कमाने जब निकलती है तो बस चेहरा संवरता है, किसी औरत से पूछो दिल के अंदर क्या बिखरता है। ये एक मजदूरनी झांसी की रानी से कहाँ कम है, ये एक मजदूरनी झांसी की रानी से कहाँ कम है बच्चा पुश्त पर मेहनत में सारा दिन गुजरता है। आइए आइए मोहतरमा लता हया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आदाब आदाब जी। कैसे हैं आप? जी मैं बहुत ठीक हूँ। लॉकडाउन से पहले जो गायब हुए थे आप 3 साल पहले, जी फिर लॉकडाउन ख़त्म हो गया, कोरोना ख़त्म हो गया, 2 फेज ख़त्म हो गए, जी अब नज़र आ रही हैं आप। जी दुनिया तभी नजर आ रही है, सारी दुनिया ही है का यही हाल था जो मेरा था। जी तो कैसा रहा सफ़र आपका? सफ़र तो बस सफ़र तो कन्वीनियंट रहा, और दिल का सफ़र बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हैदराबाद आना था और हैदराबाद से मेरा बड़ा दिली जुड़ाव है, इसलिए अटैचमेंट है शुरू से। जी नाजरीन को सलाम कर रही है आप? जी सलाम आदाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जी बैठिए, तशरीफ रखिए। नाजरीन बात करते हैं तफसील से। जी शुक्रिया। क्या हाल है आपका? बहुत दिन हो गए आप हैदराबाद नहीं आए, हालांकि हैदराबाद आपका फेवरेट शहर है ना? जी बिल्कुल। मजबूरियाँ थी, मतलब कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। तो यहाँ के लोग भी उनको बेवफा नहीं कहूँगी, नहीं बुला पाए और मैं भी नहीं आ पाई, क्योंकि कोविड और जो भी चल रहा था, लॉकडाउन, सारी दुनिया ही बंद थी। लेकिन जैसे ही मुझे यहाँ आने का मौका मिला, आप ये देखिए कि लॉकडाउन ख़त्म होने से पहले भी मेरा आखिरी मुशायरा जो था वो हैदराबाद का ही था, शाह आलम खान। हाँ जी, और ये लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ तो मेरा पहला मुशायरा मतलब हैदराबाद का ही मैंने पढ़ा है। हालांकि मुशायरे तो हो रहे हैं। 1 हफ्ता पहले? जी हाँ बिल्कुल, लास्ट मुशायरा। आप 1 हफ्ता पहले आई थी और चुपके से चले भी गए? नहीं देखिए ऐसी बात नहीं, वो मजबूरी थी, अचानक से आना हुआ, वरना तो आप देखिए कि आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। और लेकिन आपको दीवान खाना तो खींच लाया ना, सिर्फ दीवान खाने के लिए मुंबई से आना पड़ा? जी देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि मोहब्बत खींच लाती है, कि उसमें दम ज़्यादा है। तो मुझे और आपके दीवान खाने में तो आना ही था। लोग अक्सर बोलते हैं कि आप हमारे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाइए, आपने कहा हमारे दीवान खाने पे तशरीफ़ लाइए, सुन के बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये प्रोग्राम आपका मैं देखती रहती हूँ। और अच्छा, मुंबई में देखती हैं? हाँ बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बहरहाल, और आप जो भी इसमें जिस तरीके से इसको पेश कर रहे हैं,
आप मतलब एक पंथ दो काज भी हो रहे हैं, लोगों से रूबरू भी कराया जा रहा है लोगों को, और क्या उर्दू अच्छा का लगा फरोग आपको भी। दीवान खाने में? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि जैसा एक बात जो मैंने महसूस की, मतलब साक्षात्कार इंटरव्यूज़ तो खैर बहुत कॉमन बात है, होते रहते हैं, लेकिन एक ख़ास तौर से जिससे उर्दू को भी फ़रोग मिले, और जो मुझे ये बात अच्छी लगी, वैसे मैं टी चैनल पे हमेशा मैंने इंटरव्यू को एंजॉय किया है क्योंकि कुछ हटके होता है, और जो आपने यहाँ की उर्दू इंडस्ट्री के लोगों को जो रूबरू कराया है आपने, फिल्म इंडस्ट्री, जी हाँ, वो मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि मतलब हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है उर्दू के बगैर उसका काम नहीं चला है और अभी भी नहीं चलता है। उर्दू के बगैर तो मैं कहती हूँ काम ही नहीं चल सकता हिंदुस्तान में। लेकिन ये है कि आप फिल्म इंडस्ट्री जो है, हर तरह की फिल्म इंडस्ट्री है, मतलब भोजपुरी फिल्म है, पंजाबी फिल्म्स हैं, उड़िया हैं, वो सब है, लेकिन उर्दू फिल्म इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं नहीं, मेरे को आपकी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी शिकायत है, मुंबई की फिल्म अच्छा अच्छा, इंडस्ट्री क्यों मुझसे तो नहीं है ना? नहीं, आपसे नहीं आपकी है। लफ्ज मत लगाइए क्योंकि मैं तो उर्दू वाले भी हूँ। नहीं जी नहीं, हाँ। मुझे ये शिकायत है कि आपकी हिंदी फिल्म में वो लोग गाने हमारे उर्दू में गाते हैं, जी। उर्दू में गाने लिखे जाते हैं, डायलॉग्स उर्दू में होते हैं, फिर उसका नाम दिया जाता है हिंदी फीचर फिल्म। जी। आज तक कभी मैंने किसी पब्लिसिटी में ये नहीं देखा कि उर्दू फीचर फिल्म। उर्दू के साथ ऐसा सलूक क्यों फिल्म इंडस्ट्री का? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि उर्दू के बगैर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है, गानों से लेके वो उतनी रिच हो ही नहीं सकती थी और काम चल ही नहीं सकता था। और उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्म्स दी हैं जिसमें आप अगर मुग़ल आज़म को देख लीजिए तो मुग़ल आज़म के मुकाबिल मुझे आज भी कोई फिल्म नहीं लगती है, ठीक है। तो हाँ, जब इस तरह की फिल्म्स बनती हैं तो मेरा मानना है कि उसको ज़रूर उर्दू फीचर फिल्म का नाम दिया जा सकता है। उससे हटके तो बाकी जो फिल्म बनती, जैसे मान लीजिए अगर अभी कोई ये अभी जो अपनी लेटेस्ट आई थी पद्मावत, ये सब, तो आप हिंदी उर्दू फीचर फिल्म भी कर सकते हैं, क्योंकि आधा आधा रहता है, क्योंकि हिंदी और उर्दू को हिंदुस्तान में अभी अलग करना बहुत मुश्किल है। देखिए, आपके ज़ाती ख़यालात कुछ और हो सकते हैं, मेरे कुछ अलग हैं, तो हम उसको अलग नहीं कर सकते, जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि मिली जुली भाषा हो गई। आप अगर रैप भी आज की डेट पे गा रहे हैं तो यंगस्टर्स भी जो रैप गा रहे हैं उसमें उर्दू कितना होता है, लेकिन वो उर्दू रैप नहीं उसको करते हैं, जबकि उर्दू से भरा पड़ा है। आप गली बॉय उठा के देख लीजिए, उसके गाने, यहाँ तक कि आप नेजी के गाने देख लीजिए, रैपर जो है नेजी, भरे पड़े उर्दू के वर्ड्स, चाहे उनको मीनिंग आए ना आए, फिट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। अभी मेरे रश के कमर, ये वो कितने फेमस हुए हैं गाने। तो अब हाँ, आप पूछिए रश के कमर वाले को खमर का मतलब क्या नहीं है? मालूम। देखिए, नहीं मालूम। मैं आपको बताऊं, मैं क्लासेस लेती हूँ एक्टिंग एकेडमीज के स्टूडेंट्स की। बालाजी की 2 साल मैंने ली हैं। इस वक्त मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री और एकेडमी एंड लेट्स एक्ट एकेडमी की ले रही हूँ, और दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं स्टूडियो, एक्टिंग स्टूडियो, उनकी ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। ऑनलाइन क्लासेस भी मैं ले रही हूँ। तो जब मैं उनसे मैंने पूछा, मतलब वो गाना गाते हैं लोग सब, लेकिन कोई इस कोशिश ही नहीं करता कि हम उर्दू के अल्फाज का मानी समझें, गा रहे हैं बस, उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो जब मैंने पूछा रश के कमर, तो मुझे हंसी भी आई, लोग वो वेस्ट कमर को समझ लेते हैं और गाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी है कमाल की बात कि जो सिंपल सा गाना है, जो मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो, जहाँ मैं दिल को उस मकाम पे लाता चले। मकाम का मतलब नहीं पता कॉमन, जबकि ये तो बहुत कॉमन है ना, और पता भी हो तो फ़र्क बोलना नहीं आ रहा, गम बोलना नहीं आ रहा। तो मैंने स्टूडेंट्स से बोला कि मेरी कोशिश रहती है कि आप जो भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम उसके मानी तो पता चलने चाहिए। और मेरे स्टूडेंट्स कम से कम ये इतने अवेयर हो गए, क्लास में आते हैं तो वो शेर व शायरी करके लाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम हम बहुत ज़्यादा तो कोशिश नहीं कर सकते, आपकी शिकायत में बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो उर्दू से मोहब्बत करने लग जाते हैं, शायरी करने लग जाते हैं। उनकी समझ में बात आ जाती है कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, अलग ज़बान नहीं है। रही बात आपकी शिकायत की, हाँ ये बात बिल्कुल सही। अगर कभी कल को मैंने कोई फिल्म लिखी या मैं बनाती, तो मैं तो सबसे पहले उस पर उर्दू फीचर फिल्म। रोशन है मोहब्बत से अगर आपकी बस्ती, उस जगह कभी तीरगी रुक ही नहीं सकती। रोशन है मोहब्बत से अगर आपकी बस्ती, उस जगह कभी तीरगी रुक ही नहीं सकती। दिल मिल के धड़कते हो जहां अमन की खातिर, नफरत की सियासत वहां हरगिज नहीं चलती। नफरत की सियासत वहां हरगिज नहीं चलती। और देखिए,
शायद उसका और मेरा मिजाज मिलता है, इसलिए ख्यालात भी मिल जाते हैं। मैं तारुफ करवाती हूँ, हर बार अलग अलग तरीके से तारुफ करवाती हूँ, तो उसी बात को अपने अंदाज में कह रही हूँ कि नाम हया है मेरा, लोगों की हाय से डरती हूँ। नाम हया है मेरा, लोगों की हाय से डरती हूँ। हेलो तो अच्छा लगता है पर बाय से डरती हूँ। नाम हया है मेरा, लोगों की हाय से डरती हूँ। हेलो तो अच्छा लगता है पर बाय से डरती हूँ। हक गोई से खौफ नहीं है इसीलिए सच कहती हूँ। हक गोई से खौफ नहीं है इसीलिए सच कहती हूँ। पहले चाहत से डरती थी, अब चाय से डरती हूँ। हालांकि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होते हुए आपने उर्दू में शायरी की, और आज ये आलम है कि लता हया को आखिरी में मुशायरे में पढ़ाया जाता है, इसलिए कि पब्लिक ना चली जाए। अगर किसी दिन समझिए मुशायरे में 2 शायरों से पहले अगर पढ़ा दिया जाए तो पब्लिक उठ के चली जाती है। आज टॉप 14 में आपका शुमार है हिंदुस्तान के। तो आप जो है एक नॉन मुस्लिम होते हुए उर्दू को इतना अपना लिए, आपके जो है उर्दू, आपका ओढ़ना बिछोना खाना पीना सब उर्दू हो गया। मैं इसमें देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें उसका मालिक का करम है, क्योंकि उसको मुझे जिस रास्ते पे चलाना था उसने चलाया। और जहाँ तक ये बात है कि दूसरी बात है कि मोहब्बत हो जाती है ना, सोच समझ के नहीं होती। उस वक्त आप ये नहीं देखते कि किससे हो रही है, क्या हो रही है, तो बस समझ लीजिए मुझे मोहब्बत हो गई ज़बान से। और मेरे ख्याल से लोगों को मोहब्बत है। आज के भी यंगस्टर्स को देख लीजिए, उनको मोहब्बत है। आप रेख्ता पे देखिए कितने यंगस्टर्स जो एंजॉय करते हैं, और आज कैसे शेरो शायरी, ओपन माइक ये सब हो गए, लोग शेरो शायरी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जहाँ उर्दू लफ्ज़ लगा दिया जाता है ना कि भाई ये उर्दू, वहाँ पे सडनली एकदम से कान खड़े हो जाते हैं। क्योंकि आजकल हमारा थोड़ा सा ये जो होता है माहौल भी ऐसा हो गया है कि उर्दू को सदियों से गैर समझा जाता रहा है। आप उर्दू के लिए एक काम तो ज़बरदस्त कर रहे हैं, इंडिया में ही नहीं सारी दुनिया वाले मानते हैं आपकी उर्दू एंड उर्दू शायरी को। और एक हमारे पास जो तेलंगाना रियासत में एक खातून है, आपने उनसे मुलाकात की, एक मोहतरमा कविता साहिबा जो हमारी वजीर आला की दुख्तर हैं, उनका एक इदारा है तेलंगाना जागृति। तेलंगाना जागृति चलाती हैं वो, उस इदारे के तहत मुशायरे होते हैं, और उनके 2 मुशायरे तो आपने अटेंड किए थे ना, तेलंगाना जागृति। तो एक कथा कविता जी के नाम कि मेरे दिल पर किसी की भी हुकूमत चल नहीं सकती, मेरे दिल पर किसी की भी हुकूमत चल नहीं सकती। मोहब्बत हूँ मेरे आंचल में नफरत पल नहीं सकती। मेरे दिल पर किसी की भी हुकूमत चल नहीं सकती, मोहब्बत हूँ मेरे आंचल में नफरत पल नहीं सकती। और करोगे इश्क नफरत से तो धोखा खाओगे एक दिन, करोगे इश्क नफरत से तो धोखा खाओगे एक दिन। मोहब्बत नाम की औरत कभी भी छल नहीं सकती, मोहब्बत नाम की औरत कभी कि ज़बानों से मोहब्बत इंसान को रही है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। यहाँ रह के कोई फ्रेंच सीखना चाहता है, कोई जर्मनी सीखता है, कोई क्या सीखता है, तो वो अपनी पसंद की बात है। दूसरी बात कुछ भी सीखे, लेकिन उर्दू तो जरूर सीखे ना। बिल्कुल सीखनी चाहिए। दरअसल हमारे, मुझे बोलना नहीं चाहिए, जैसे हमारी पहले ऑफिशियल लैंग्वेज भी ये हुआ करती थी, और पुराने ज़माने के लोगों को तो उर्दू आती ही थी। हिंदुस्तान से उर्दू का लिटरेचर भी अगर आप निकाल देते हैं तो भी हमारा जो लिटरेचर भी आधा रह जाता है। तो ये बात है ना, समझाने की ज़रूरत है। बच्चों की परवरिश आप जैसे करते हैं ना, बच्चे वैसे ही बड़े होते हैं, वो वही सब समझते हैं। इसलिए मैं आज की जनरेशन को कसूरवार ठहराती ही नहीं हूँ। जो भी ऊपर के लेवल से होता है वो उनके जहनों में घुस जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप उर्दू के फ़रोग़ के लिए आपने उर्दू इंडस्ट्री, उर्दू फीचर फिल्म, उसका आपने यहाँ पे इंटरव्यू किया, कुछ भी हो, ये कदम आपने बढ़ाया। मैं एक बात कह रही हूँ, आपने सोचा उस हिसाब से एक कदम आगे बढ़ा, लोगों को पता चला उर्दू फीचर फिल्म भी होनी चाहिए, उसको इस तरह का टाइटल देना चाहिए। ऐसे अगर मान लीजिए, क्योंकि मुझे ज़बान से मोहब्बत है और मेरी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है जहाँ कोई फ़िरका परस्ती और जहनों में हिंदू मुसलमान था ही नहीं, तो अपनी तरफ से अपने अपने तौर पे कोशिश की जा रही है। और स्टूडेंट्स हैं तो उनको पढ़ाने की, उनके जहन में बात डालने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम अपने घरों में ही हम शिकायत करते हैं, ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके हम शिकायत करते हैं। हम अपने अपने घरों में क्यों नहीं अपने बच्चों से शुरुआत कर देते हैं। तो जब हर घर से बच्चा ये सोच के निकलेगा कि उर्दू भी हमारी ज़बान है और हिंदी भी हमारी ज़बान है, और उर्दू के प्रति उसके दिल में किसी तरह की नफ़रत और फ़र्क नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से शिकायत दूर हो जाएगी। जैसे मैं बता रही हूँ अभी भी, सपोज़ जैसे मैंने मेरे ही घर में बच्ची का नाम नायला रख दिया,
ठीक है, मुझसे लोगों ने बोला नायला क्यों रखा, मैंने मेरा जैसे हया तखल्लुस रखा, लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन किया हया क्यों रखा। मैं बातचीत में उर्दू के अल्फाज का बहुत इस्तेमाल करती हूँ, आम जिंदगी में भी फ्रेंड से भी बोलते हुए, तो कभी कभी बोलते इसका क्या मतलब है, टोका टाकी कर देते ना, हाँ हाँ क्या है, तो मतलब समझाया। तो कोशिश रहती है कि आप कम से कम कान में कुछ उंडेलते रहो, उनके डालते रहो। और उसमें ये है कि ये भी मेरा मानना है कि जो उर्दू से मोहब्बत कर लेता है, अदब से मोहब्बत कर लेता है, ठीक है, वो इंसान फिरका परस्त हो ही नहीं सकता। ये बात आपको मैं बोल रही हूँ, चाहे वो कविता जी हों या मैं खुद भी। हमारे वजीर आला के चंद्रशेखर राव साहब जी और उर्दू में इतनी अच्छी बात करते हैं, वो हम लोगों को तो बाज़ वक़्त उनसे भी सीखने को मिलता है, उर्दू के अल्फाज उनसे सीखते हैं हम लोग। इतनी अच्छी उर्दू में बात करते हैं। फिर उर्दू को सारी रियासत में दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया उन्होंने, और उर्दू के लिए बहुत काम हो रहा है। तो इस तरह का काम दूसरी रियासतों में क्यों नहीं होता? वही तो मैं बोल रही हूँ आपको, दो बातें हैं। एक तो इंसान जो सच्ची मोहब्बत करता है तो फिर वो वक्त नहीं देखता, मौका नहीं देखता, ठीक है, वो फिर मोहब्बत किए जाता है और उसके लिए वो जितनी भी कोशिशें करता है, चाहे वो मुशायरा हो जैसे आपके कविता जी करवाती हैं या और कोई नेता करवाता है, जिसको सच्ची मोहब्बत है वो तो कोशिश करेगा। दूसरा होता है कि जो इंसान स्वार्थ के तौर पे, खुदगर्जी के उस पर इस्तेमाल करता है। तो हमारे यहाँ पे क्या, उर्दू जो है खुदगर्जी का जो है कि वो ज़्यादा हो गया, उसको तब इस्तेमाल किया जाता है जब इलेक्शन का टाइम आता है। मुझे तो कहने में बिल्कुल भी वो नहीं है, चाहे कोई इत्तेफाक रखे या ना रखे, तो जब इलेक्शन में जब वोट चाहिए होते हैं, मुस्लिम वोट, तो नेताओं को उर्दू याद आती है और मुसलमान याद आते हैं और वो बुला के जो है सब कोशिश करते रहते हैं। क्यों नहीं हम ये सिलसिला जारी रखते, मेरा ऐसा मानना है। हिंदी दिवस मनाया जाता है जब हिंदुस्तान में, तो उर्दू दिवस का मालूम ही नहीं है। हाँ, उनके साहब इकबाल साहब के नाम से अब भी जो है कि उर्दू डे मनाया जाता है, कितने लोगों को मालूम है बताइए। और अब आप तो देखिए ना, पिछले हफ्ते की बात बता दो, मौलाना आजाद का वही हाँ, माइनॉरिटी डे किसने मनाया? माइनॉरिटी डेज छोड़िए, योम तालीम डे था। लोगों को वैलेंटाइन डे पता है, सब पता है। आज की जनरेशन को मालूम है योम तालीम डे जो है वो किसके नाम से है, अबुल कलाम आज़ाद साहब के नाम से, वो जो हमारे फर्स्ट क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे। तो लोगों को पता ही नहीं है इस बात का। जब हम ऐसे डेज को पूरे बहुत बड़े लेवल पे उसको सेलिब्रेट करेंगे, और जब हम, मेरा ऐसा मानना है, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि जो मेरा जन्मदिन है ना 15 जून, उसको मैं डिक्लेयर कर देती हूँ कि मैं पैदा ही उर्दू के लिए हुई हूँ। मुझे तो लगता है और कोई है ही नहीं मेरा काम, ऊपर वाले ने मुझे भेजा ही इसीलिए, तो मैं उसी को उर्दू हिंदी दे कि कोई तो हो जो मेरी रूह से कलाम करे, कोई तो हो जो मेरी रूह से कलाम करे, हर एक शख्स तो चेहरे से बात करता है। कोई तो हो जो मेरी रूह से कलाम करे, हर एक शख्स तो चेहरे से बात करता है। मुझे यकीन है वो दिन भी आएगा एक दिन, मुझे यकीन है वो दिन भी आएगा एक दिन, किसी के साथ मोहब्बत में जो गुजरता है, किसी के साथ मोहब्बत में जो गुजरता है। तो ये यौम है तालीम का यानी अबुल आजाद का, ये यौम है तालीम का यानी अबुल आजाद का, यानी कि हिंदुस्तान के बेमिसलिक हमजाद का, यानी कि हिंदुस्तान के बेमिसलिक हमजाद का। ये एक वजह ही काफी, ये एक वजह ही हया काफी है आने के लिए, ये एक वजह ही हया काफी है आने के लिए। उर्दू से गहरा रब्त है तेरे निजामाबाद का, उर्दू से गहरा रब्त है तेरे निजामाबाद का। कितनी मॉडर्न हो गई है आजकल, शायर भी मॉडर्न हो गया, शायरी भी मॉडर्न हो गई, लेकिन जो है अशार वही है ना। बिल्कुल। पहले जो शायरी होती थी, पहले मुशायरे जो हुआ करते थे, तो इतना सिंपल शायर हुआ करता था, एक कुर्ता पैजामा, एक बस्ता लगा लेके बेचारे को जो है एक छोटा सा लिफाफा दिया जाता था। आज बार्गेनिंग पर सिचुएशन में है। उर्दू की जो है शायरी नंबर 1 सबसे कॉस्टलीस्ट शायर है आज उर्दू का। ऐसी बात भी नहीं है कि जहाँ पे उर्दू एकेडमी में एक बात बोल रही हूँ, शायरों पे तो ज़रूर इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि आज अगर 1.5-2 साल में जब कोरोना रहा और जब उर्दू के शायर बंद हो गए अपने घरों में, जो सालों से खिदमत करते आ रहे हैं, हम अपनी बात तो नहीं करें, हम तो दूसरे ज़रिए भी चलो, उर्दू का शायर भूखा मरा या बीमार पड़ा या जब उसको इलाज के लिए लाखों रुपए के खर्चे की ज़रूरत पड़ी, किसने दिया? जो सालों से खिदमत करा। किसी नेता ने पूछा है सबूत इस तरह की? जो नहीं पूछता, तो फिर उर्दू का शायर क्यों ना प्रोफेशनल हो,
जब उसको बुलाया जा रहा है, जब अब दूसरे सब फील्ड्स के जितने भी हुनरमंद हैं वहाँ आप लाखों करोड़ों का बिजनेस कर, उर्दू एकेडमी जिसको बजट मिलता है और बजट भी सबका अलग अलग है, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है। मैं उन उर्दू एकेडमी से सवालात करना चाहती हूँ कि आपने उस बजट का क्या किया जो आपको मुशायरा करने के लिए बजट दिया जाता है, आपने क्यों नहीं उसको शायरों के लिए इस्तेमाल किया। ऑनलाइन मुशायरे आपने करवा लिए, उसमें आपने थोड़ा थोड़ा सा शायरों को दे दिया और वो भी नहीं करवाए, वो बजट कहाँ गया। मैं तो इस चैनल से अभी पूछ रही हूँ कहाँ गया, आपने क्यों नहीं 1.5-2 साल में करवा के जब करके आपने शायरों को कुछ देने की कोशिश की, तो शायर लेगा ना, उसमें बुराई क्या है। और मेरा ख्याल है कि होना ही चाहिए। किसी की भूख जैसे आबोदाना ढूंढ लेती है, सियासत खूं बहाने का बहाना ढूंढ लेती है। किसी की भूख जैसे आबोदाना ढूंढ लेती है, सियासत खूं बहाने का बहाना ढूंढ लेती है। कहां पर वारिसों को चेक पहुंचाने हैं लाशों के, कहां पर वारिसों को चेक पहुंचाने हैं लाशों के, ये साजिश कर वो दंगे का ठिकाना ढूंढ लेती है, ये साजिश कर वो दंगे का ठिकाना ढूंढ लेती है, ये साजिश कर वो दंगे का ठिकाना ढूंढ लेती है। हिंदू और मुसलमान में नफरत ना खत्म हो, इस मुल्क के नेताओं का इसमें मफाद है। पाकीज़ा दोनों लफ्जों को बदनाम कर दिया, पाकीज़ा दोनों लफ्जों को बदनाम कर दिया। इनकी लुगत में प्यार भी अब लफ्ज जिहाद है, इनकी लुगत में प्यार भी अब लफ्ज जिहाद है, इनकी लुगत में प्यार भी अब लफ्ज जिहाद है। तो नाज़रीन, ये थे मोहतरमा लता हया साहिबा। आपने देखा अगर इसी तरह इसी किस्म का जज्बा जो लता जी को है उर्दू का, अगर सबके पास हो, परवान चढ़ती रहेगी, क्योंकि उर्दू के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, आपकी तरफ से टी न्यूज़ की तरफ से मैं लता हया जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, दीजिए इजाज़त। क़य्यूम अनवर को देखते रहिए टी न्यूज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।